देखिए, आज हम पढ़ेंगे हैलोएरिन के रासायनिक गुणों के बारे में। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार अपन रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलेंगे। एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुण। एरिल हैलाइडों के रासायनिक गुणों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इनको शॉर्ट में बोलते हैं NSR। क्या बोलते हैं? NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनको अपन बोलते हैं शॉर्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। क्या बोलते हैं? ESR। क्लियर है। और तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्लियर है। सबसे पहले अगर हम देखना चाहें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तो मुझे लगता है अपन पिछली क्लास में इनको पढ़ चुके हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति जो एरिल हैलाइड होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। उसके 2 कारण थे। कितने कारण थे? 2 कारण। पहला कारण था अनुनाद प्रभाव और दूसरा कारण था संकरण में भिन्नता। आसानी से रासायनिक अभिक्रियाएं देते नहीं हैं NSR प्रकार की, लेकिन अगर प्रबल परिस्थितियां लगाई जाए तो ये NSR अभिक्रियाएं दे देते हैं। याद है आप लोगों को ये बातें? तो पिछली क्लास में आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आज, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए सभी विद्यार्थी, यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पे क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा। कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। आपके पास कौन होगा? एरिल हैलाइड होगा। एरिल हैलाइड पर अभिक्रिया होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही की। किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही की। इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा और इस अभिक्रिया को क्या करेगा? संपन्न करेगा और उत्पाद का निर्माण करेगा। लेकिन यहां पे हम कुछ समझेंगे ESR को, तो किस प्रकार समझेंगे उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए, आप लोगों को मैंने बताया होगा कि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एरिल हैलाइड। क्या पढ़ रहे हैं? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या है ये? एरिल हैलाइड। इस एरिल हैलाइड को मैं यहां पे अब स्पेशल बना रहा हूं और मैं इसको बना रहा हूं हैलोजन की जगह लगा रहा हूं क्लोरीन। क्या लगा रहा हूं? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एरिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? एरिल क्लोराइड। एरिल क्लोराइड। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस एरिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? 1 क्लोरो और बेंजीन। अब ये Cl चाहे यहां से जोड़ दूंगा तब भी एरिल हैलाइड होगा, चाहे यहां से जोड़ दूंगा तो भी एरिल हैलाइड होगा। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूं क्लोरोबेंजीन। क्या बोल सकता हूं? क्लोरोबेंजीन। 1 लगाने की यहां पे कोई आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को? ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ESR देखेंगे। क्या देखेंगे? ESR। समझ पा रहे हैं? और एक बात मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तब बताया था कि ESR अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन वलय की अभिक्रिया होती है। किसकी होती है? बेंजीन वलय की। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा वो बेंजीन वलय पर आक्रमण करेगा, न कि Cl पर। किस पर करेगा? बेंजीन वलय पर। अब ये कहां पर आक्रमण करेगा ये चीज बताई जाती है बेंजीन की क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने यहां पे बताया था कि क्या है? एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड के रूप में मैंने क्या ले लिया है? एरिल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ।
देखिए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पर जुड़ सकता है इस बेंजीन वलय में, इलेक्ट्रॉन स्नेही इस बेंजीन वलय में कहां पर जुड़ सकता है, पहले उसकी बात करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बेंजीन जो क्लोरोबेंजीन है, कौन है, क्लोरोबेंजीन, उसकी अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है। अब सबसे पहली बात कि हमें अनुनादी संरचनाएं आनी चाहिए, तो अभी हम पढ़ेंगे यहां पे अनुनादी संरचनाएं। स्पष्ट होता है, अब क्या स्पष्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। तो अपन क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। क्या पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका कौन है, क्लोरोबेंजीन है। अनुनाद कब प्रदर्शित होता है उसकी कुछ कंडीशन बताई थी मैंने, कुछ स्थितियां बताई थी, जब उनमें क्या हो, संयुग्मन हो। क्या हो, संयुग्मन, अर्थात संयुग्मन की स्थिति हो। क्या हो, संयुग्मन की स्थिति। और संयुग्मन की जो स्थिति होती है वो कौन कौन सी होती है, मैंने बताया था आप लोगों को कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर आ जाए, या लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऋणावेश आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड धनावेश आ जाए, या फिर ऋणावेश सिंगल बॉन्ड धनावेश आ जाए। इस प्रकार की अगर कंडीशंस हैं तो वहां पे क्या होगा, संयुग्मन होगा, अर्थात ये संयुग्मन की स्थितियां हैं और उनमें क्या पाया जाएगा, अनुनाद पाया जाएगा। तो यहां पर कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, तो यहां पर अगर देख पाए तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आ रही है, प्रत्येक के साथ ऐसा हो रहा है। उसके बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर की क्या आ रही है, स्थिति आ रही है। अब यहां पर क्या होता है कि हैलोजन जो होता है अर्थात क्लोरीन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन वलय को देता है। किसको देता है, बेंजीन वलय को देता है। और बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता रहता है। क्या होता रहता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, और उसके परिणाम स्वरूप क्लोरोबेंजीन की अन्य संरचनाएं बनती हैं। क्लोरोबेंजीन की क्या बनती हैं, अन्य संरचनाएं बनती हैं। इन सभी संरचनाओं को क्या कहते हैं, अनुनादी संरचना। चलिए हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से। तो इसमें देखो कंडीशन क्या क्या आई है वो देख लो एक बार, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और एक बार क्या आया है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर। दो प्रकार का इसमें क्या है, संयुग्मन है, अर्थात यहां पर अनुनाद पाया जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर ये जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये बंध बनाने के लिए यहां पे आ जाते हैं। तो इस कार्बन की जो संयोजकता है वो 1 2 3 4, और एक अगर और बंध बन जाए तो कितनी हो जाती है, 5। तो कार्बन 5 बंध बनाना नहीं चाहता, तो ये जो कार्बन है ये पड़ोसी कार्बन से कहेगा कि यार ये बंध को यहां से उठा करके आपके पास ले लो, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये यहां से बंध उठ करके कहां जाता है, यहां पे, और जब एक पूरा बंध उठकर आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहां पे आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक जो बंध बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है। एक सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है। तो यहां पर 2 अलग अलग संरचनाओं को, या फिर 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं, उनके बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है, 2 मुंह वाला। तो देखिए यहां पे बंध आया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां से बंध हटा तो यहां पे ऋणावेश आ जाएगा। यही बात होगी कि नहीं होगी। तो देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान से, तो इस प्रकार की एक नई संरचना हमें यहां पे प्राप्त हो जाएगी। देखो यहां कुछ नहीं किया तो एज इट इज लिखो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपने को। उसके बाद यहां बंध के इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहां पे क्या आ गया, ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यही बात है। यहां पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। पहले एक तो पहले से ही था, एक द्विबंध बनाने के लिए यहां आ गया, और यहां पे Cl 1 2 1 2, मतलब 2 लॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन इसने दिए इसलिए इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश। क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहां पे आगे क्या होता है कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये बंध बनाने के लिए यहां आ जाते हैं, तो इसके पास क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड। तो 1 2 बंध ये रहे, तीसरा 4 3, और ये 4 बंध, और एक यहां पे हाइड्रोजन के साथ और बंध बना रहता है, क्योंकि ये क्या है, C6H5 है। इसको क्या बोल सकते हैं, C6H5Cl। तो हाइड्रोजन और है 5 कार्बन, इस पर, ये वाले कार्बन पर, इस वाले पर, इस पे और इस पे और इस पे, 5 हाइड्रोजन और हैं। तो वो एक हाइड्रोजन यहां पे है, तो बंध टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक बनने वाला 5।
तो फिर यहां पे गड़बड़ हो गया। तो जैसे ही बंध बनाने के लिए आए तो पाई बंध उठ करके इस कार्बन के पास चले गए। बात क्लियर है? तो अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी। आपको रटना नहीं है, समझना है। देखो कैसे समझेंगे। तो यहां पे बंध के इलेक्ट्रॉन आए तो यहां पे क्या हो गया, द्विबंध। यहां पे इलेक्ट्रॉन आए तो यहां पे क्या आ गया, ऋणावेश, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या है आपके, यहां पे डबल बॉन्ड एज इट इज पहले से ही है, इसके साथ अपन ने कुछ नहीं किया है और इनके साथ भी हमने कुछ नहीं किया है। ये आपका क्या आ गया, धनावेश। क्लियर है? यहां तक ये बात आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहां गए बंध बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ गए, तो अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी। और वो क्या बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी। इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसके साथ भी Cl, यहां पे क्या है, ये धनावेश। ये बंध बनाने के लिए आया तो यहां पे क्या हो जाएगा, द्विबंध बन जाएगा। ये बंध उठ करके गए तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यही आएगा। अब अगली अनुनादी संरचना में क्या होगा कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आ जाएंगे और ये जो द्विबंध उठ करके वापस से यहां आ जाएगा। तो देखिए यहां पर ये अगली अनुनादी संरचना बन जाएगी और आप देख पाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद ये चीज हम सीख चुके हैं। ये बंध के इलेक्ट्रॉन आए तो डबल बॉन्ड यहां बन गया। ये द्विबंध था, बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, धनावेश के पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये धनावेश क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, 0 आवेश बन जाएगा। मतलब जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, Cl, 1 2 3 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं। तो इस प्रकार की अंतिम अनुनादी संरचना बनेगी और ऐसे ये लगातार होता रहता है, ऐसे ही ये लगातार होता रहता है। ये जो संरचनाएं हैं ये क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। याद रख सकते हैं इनको, क्या रटने की आवश्यकता पड़ेगी, आसान है। एक स्टेप आता है, आप अगला स्टेप इसी प्रकार से बना सकते हो। इसी प्रकार एक फिनॉल नाम का कंपाउंड होगा, वो भी ऐसे वो भी इसी प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पे, तो ये आपकी क्या है, अनुनादी संरचनाएं। इनमें से देखो ये तो एक स्टेबल संरचना है, इन तीनों संरचनाओं को बोला जाता है व्हीलैंड। क्या बोला जाता है, व्हीलैंड मध्यवर्ती, व्हीलैंड मध्यवर्ती। क्लियर है? उसके बाद इन सभी संरचनाओं का एक बनता है अनुनाद संकर। क्या बनता है, अनुनाद संकर। क्या बनता है, अनुनाद संकर। तो देखिए वो क्या होता है कि यहां पर ऐसा होता है कि जो द्विबंध परिवर्तित हो रहा है उसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन से। देखिए आप लोग, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये चीज तो सब में क्लियर है, अरे ये चीज तो सब में क्या है, क्लियर है। बात क्लियर है या नहीं है? ये चीज तो सभी संरचनाओं में आ रही है। देखो यहां पर द्विबंध है लेकिन यहां पर द्विबंध नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। समझ पा रहे हैं? मतलब एक बार तो आया है, मतलब ये जो पाई बंध यहां पे घूम रहे हैं ना, इनको डॉटेड लाइन से दर्शा दिया गया है। किससे दर्शा दिया गया है, डॉटेड लाइन से दर्शा दिया गया है। और यही कारण है कि हम जब भी बेंजीन वाले बनाते हैं तो आजकल हम उसमें क्या लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गोला। इसका मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन लगातार इसमें क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये बन गया अनुनाद संकर। इस स्थिति में और अगर आप देखना चाहें तो देखो ये एक स्थिति है जिस पर कौन आ रहा है, ऋणावेश। मुझे लगता है यहां पर ऋणावेश आ रहा है और यहां पर, तो देखिए कहां कहां आ रहा है। एक तो ये स्थिति रही तो यहां पे आंशिक ऋणावेश आ गया, एक इस स्थिति पर आ रहा है और एक इस स्थिति पर। और ऐसे ही क्लोरीन पर भी क्या आ रहा है, आंशिक धनावेश, और यहां पे भी डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये जो संरचना बनी है इसे बोला जाता है अनुनाद संकर। क्या बोला जाता है, अनुनाद संकर। अब आप सुनिए यहां पे क्या है कि अब ये क्लोरोबेंजीन रहा, अब इस क्लोरोबेंजीन पर आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता हो, मतलब ऋणावेश को आकर्षित करता हो, तो वो कैसे स्पीसीज होगी, धनावेशित स्पीसीज होगी। कैसी होगी, धनावेशित स्पीसीज। तो जितनी भी धनावेशित स्पीसीज हैं वो इस क्लोरोबेंजीन या फिर हम कह सकते हैं एरिल क्लोराइड या हेलो एरिन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही आकर के क्या होंगी, जुड़ेंगी।
तो ये पॉजिटिव आवेश वाला या तो कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पर, या फिर कहां जुड़ेगा, पैरा पर। इसीलिए कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशी होती है। कैसी होती है, ऑर्थो पैरा निर्देशी, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर ही आकर के जुड़ेगा। किस पर जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही आकर जुड़ेगा। जितने भी यहां पे इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे वो कहां जुड़ेंगे, बेंजीन वाले की या तो ऑर्थो स्थिति पर जुड़ेंगे या फिर कहां जुड़ेंगे, पैरा। कहां जुड़ सकते हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे। क्लियर है। तो उन अभिक्रियाओं को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वो किन की होती है, एरिल हैलाइडों की। किसकी होती है, एरिल हैलाइडों की। क्लियर है। तो यहां क्या कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट होता है कि इसकी अनुनादी संरचनाओं में, किसमें, अनुनादी संरचनाओं में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है। कौन आता है, ऋणावेश आता है, जिस पर, किस पर, जिस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जहां पर कौन होगा, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से, इलेक्ट्रॉन स्नेही आसानी से आक्रमण करते हैं और ऑर्थो पैरा उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऑर्थो पैरा उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अतः कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन, कौन, क्लोरोबेंजीन, या क्लोरोबेंजीन की जगह ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है, या हेलोएरिन, सभी के लिए बात हो रही है। तो कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन ESR के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशी होती है। ऑर्थो पैरा क्या होती है, निर्देशी होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम ESR के क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे हैलोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, फिडलक्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर एसिटिलीकरण आएगा और एल्किलीकरण आएगा। क्लियर है। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अब देखते हैं हेलोएरिन में ESR के उदाहरण, कि जो हेलोएरिन है आपकी वो किस प्रकार से ESR अभिक्रियाएं देती है। मैंने अभी यहां पे कहा था कि मैं हेलोएरिन को क्या मान रहा हूं, क्लोरोबेंजीन मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन मान रहे हैं हम। तो उसका सबसे पहला उदाहरण है हैलोजनीकरण। क्या है, हैलोजनीकरण। तो देखिए भाई, हैलोजनीकरण में क्या होता है, हैलोजनीकरण बोल दो, चाहे इसको बोल दो हैलोजनन। क्या बोल दो, हैलोजनन, हैलोजनन। ठीक है, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या है कि हम क्या लेंगे, सबसे पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन। उसकी अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवा देंगे। किसके साथ करवा देंगे, हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो मैंने यहां पे अभिक्रिया करवा दी किसके साथ, क्लोरीन के साथ ही करवा दी। किसके साथ करवा दी, क्लोरीन के साथ। आप चाहो तो इसको किसके साथ भी करवा सकते हो, ब्रोमीन के साथ। ये अभिक्रिया करवानी होगी आपको यहां पे लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवानी होगी। और वो क्या हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, MgCl2 हो सकता है। क्लियर है। तो देखिए, तो ये क्या बनाएगा, इधर देखो भैया, सभी का ध्यान बोर्ड पे, ये तो यहीं रहेगा, लेकिन जो ये हैलोजन यहां से आएगा वो कहां जुड़ सकता है, ऑर्थो स्थिति पर या फिर पैरा स्थिति पर। तो ऑर्थो पर स्थित जुड़ेगा तो इस प्रकार से बनेगा, और अगर पैरा पर जुड़ेगा तो इस प्रकार से बनेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं आप लोगों से,
क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये उत्पाद बनेंगे, ये क्या बनेंगे? उत्पाद। अब इन उत्पादों में कौन सा उत्पाद अधिक स्थायी होगा ये अपने को डिसाइड करना है। तो उत्पाद वो अधिक स्थायी होगा जिसमें प्रतिकर्षण क्या हो? कम हो। प्रतिकर्षण क्या हो? कम। जिसमें झगड़ा कम होगा वो अधिक समय तक चलते रहेंगे, जिनमें झगड़ा ज़्यादा होगा वो परिवार बिछड़ जाते हैं, उनमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे कहते हैं कि प्रतिकर्षण जो होता है, प्रतिकर्षण वो स्थायित्व के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने ये चीजें आपको पहले भी बताई होंगी। अगर प्रतिकर्षण ज्यादा है तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? कम। अगर प्रतिकर्षण कम है तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जो अधिक स्थायी है वही क्या हो जाएगा? मुख्य उत्पाद। क्लियर है? तो देखिए ये क्लोरीन यहां है, ये ब्रोमीन यहां है, दोनों ही हैलोजन है, पास पास हैं, लड़ेंगे। प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, स्थायित्व कम हो जाएगा। जबकि इसमें ये दोनों क्या है? दूर दूर हैं, प्रतिकर्षण क्या होगा? कम, तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये मुख्य उत्पाद है और ये क्या है? अल्प उत्पाद है। अगर हम बात करें तो क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मैं जानना चाहता हूं कि इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। अरे ठीक है या नहीं है? क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और बेंजीन। क्या मैं सही कह रहा हूं आप लोगों से? आपको नामकरण में ये सारी इंफॉर्मेशन दी है हमने। तो ये मुख्य उत्पाद है और ये क्या है? अल्प उत्पाद। आप अगर कोशिश करें तो ऐसा हुआ है यहां पे कि ऑर्थो पर एक हाइड्रोजन रहा होगा और पैरा पर क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। यही तो है। इसमें क्या है कि ब्रोमीन होता है इस प्रकार से, तो ब्रोमीन में यहां पे लुईस अम्ल करवा देता है विषमांश विखंडन। क्या करवा देता है? विषमांश विखंडन। और यहां पे ये नेगेटिव और एक क्या हो जाता है? पॉजिटिव। अब क्या है ये? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होगा? ई पॉजिटिव, जो धनावेशित होगा। तो ये धनावेश वाला जो है वो यहां पे आकर के जुड़ता है, हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकालता है। तो हैलोजनीकरण में हो क्या रहा है? आखिरकार हाइड्रोजन निकल रहा है और कोई हैलोजन परमाणु क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। हाइड्रोजन का निकलना, हैलोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना तथा हैलोजन का जुड़ना। और हैलोजन के रूप में क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। ये बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं और मुझे लगता है अब आपको एक बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। ये Br- के साथ में H+ जुड़ जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। वो ऐसे उत्पाद इनको लिखा नहीं जाता है, वैसे बनते हैं, ये बात फैक्ट है, लेकिन इनको नहीं लिखते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो जैसे हैलोजनीकरण अभिक्रिया है, ऐसे ही कौन है? नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में हम काम में लेंगे नाइट्रीकारी मिश्रण। नाइट्रीकारी मिश्रण। और ये क्या होता है? नाइट्रीकारी मिश्रण होता है कॉन्संट्रेट HNO3 और कॉन्संट्रेट H2SO4 का जो सॉल्यूशन होता है वही क्या होता है? नाइट्रीकारी मिश्रण होता है। ये जो मिश्रण है वो क्या होता है? नाइट्रीकारी मिश्रण होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही देता है वो देता है NO2+। क्या देता है? NO2+ जो है वो क्या देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये जो नाइट्रीकारी मिश्रण है वो NO2+ इलेक्ट्रॉन स्नेही को देता है। तो यहां पे अभिक्रिया कैसे हो जाएगी कि मैं क्या ले लेता हूं? क्लोरोबेंजीन। क्या ले लेता हूं? क्लोरोबेंजीन। और इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवा देनी है? कॉन्संट्रेट HNO3, कॉन्संट्रेट HNO3 और कॉन्संट्रेट H2SO4। और मैं कॉन्संट्रेट H2SO4 को तीर के निशान के ऊपर लिख रहा हूं। कॉन्संट्रेट H2SO4 को किसके ऊपर लिख रहा हूं? तीर के निशान के ऊपर। अभिक्रिया कैसे हो रही वो आप देखिए। HNO3 होता है N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O और ये OH। ये होता है किसका स्ट्रक्चर? HNO3 का।
नाइट्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, सबको पता है, ऑर्थो पर, और एक कहां है, पैरा पर। तो यहां से OH और यहां से H2O बाहर निकलता है, NO2 आकर के खचाक से यहां पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है, यही है। इधर देखिए, तो ये उत्पाद बनाएगा कुछ ऐसे, Cl तो यहीं का यहीं रहेगा, यहां पे कौन जुड़ेगा, NO2। क्या जुड़ेगा, NO2। एक बार ऐसी हरकतें कहां हो जाएगी, पैरा स्थिति पर। कहां पर हो जाएगी सॉरी, Cl और यहां पे क्या आ जाएगा, NO2। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा, हम आपने बता ही दिया है। ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। अब मुख्य उत्पाद कौन होगा इनमें से, पैरा वाला होगा, ये क्या होगा, मेन, और ये क्या होगा, माइनर। क्या मैं सही कह रहा हूं आप लोगों से, क्लियर है ये बात आपको? उसके बाद अगर हम बात करें, ऐसे ही नाइट्रीकरण होता है, ऐसे ही होता है सल्फोनीकरण। क्या होता है, सल्फोनीकरण। तो देखिए तीसरी अभिक्रिया जिसका नाम क्या है, सल्फोनीकरण। ठीक है, बोलिए। यहां पर इसको यहां भी लिख सकते थे, लेकिन अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। ये केवल मिश्रण जब बनाया जाता है तो ये केवल NO2+ को रिलीज करता है अधिक संख्या में। ये जो मिश्रण होता है वो क्या डालता है, NO2+ अधिक संख्या में क्या करता है, रिलीज करता है। अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 नहीं लें तो NO2 तो बनेंगे, लेकिन कम मात्रा में बनेंगे। कैसे बनेंगे, कम मात्रा में। इसको लेंगे तो ये अधिक मात्रा में बनेंगे, ये अभिक्रिया आसानी से क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। इसलिए हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 को यहां पे काम में लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हम कभी कर रहे हैं तो ऐसा ही आपको महसूस होना चाहिए। बोलिए। आप मत लिखो, मैं यही लिख रहा हूं, देखो अब तो पता चल जाएगा। सुविधा के लिए लिखा था कि इतने 3-4 वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। वैसे इससे कौन निकलेगा, NO2+, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये यहां तक क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, सल्फोनीकरण। तो वही अपने पास कौन होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। और इसकी अभिक्रिया मुझको किसके साथ करवानी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ। इसकी डायरेक्ट अभिक्रिया किसके साथ करवा देते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है वो देगा HSO3+ आयन, या फिर हम कह सकते हैं SO3H+ आयन देगा। क्यों देगा, क्योंकि H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH और OH। ठीक है, ये कौन है, H2SO4। यहां से OH और यहां से H, ऑर्थो से H, H2O क्या निकल जाएगा बाहर। तो ये क्या बचा, S 1 2 3 O3 और H, SO3H। और SO3H जो समूह होता है वो सल्फोनिक समूह होता है, मैंने आपको क्रियात्मक समूह में पढ़ाया था। तो ये उत्पाद बन जाएगा आपके यहाँ पे, देखिए ध्यान से, Cl तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, SO3H। ऐसे ही ये कहां पर भी जुड़ेगा, पैरा पर। ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनाएंगे ये, Cl और यहां जुड़ेगा SO3H। समझ पा रहे हैं आप लोग ये बात, क्लियर है या नहीं है? ये कौन हो गया, सल्फोनीकरण। ऐसे ही एक अभिक्रिया होती है, एक फ्रीडल-क्राफ्ट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 2 प्रकार की अभिक्रियाएं दी थी, एक एसिटिलीकरण और एक एसिलन या एल्किलीकरण। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर हम उन दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। चलिए काम करिए, मैं नाम आप लिख लेना, आप लिख सकते हो, बाकी हम लिखवा देंगे, अभी रुकिए। ठीक है, मैं यहां पे अगली अभिक्रिया लिखवा रहा हूं जिसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, अरे बीच में ना बोलिए यार। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2। एक होता है एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, और दूसरी होती है एसिटिलीकरण,
एसिटिलीकरण। ठीक है, एल्किलीकरण अभिक्रियाओं में क्या होता है कि एल्किल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है। किसके साथ अभिक्रिया होती है? एल्किल क्लोराइड के साथ। और एसिटिलीकरण अभिक्रिया में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है। क्लियर है? तो अपना कौन है? हेलोएरिन के रूप में क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड के साथ करवा दो, ये लो एल्किल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई। और ये जो अभिक्रिया होती है ये भी लुईस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। लुईस अम्ल उत्प्रेरक। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि यहां का H और यहां से Cl, HCl बाहर निकल जाता है और R आकर के यहां पे जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से उत्पाद बनेगा Cl और यहां पे कौन जुड़ जाएगा? R प्लस। एक बार ये स्थिति कहां पे संपन्न होगी? पैरा पर। Cl और यहां पे कौन जुड़ जाएगा? R। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर है? यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 एल्किल क्लोरोबेंजीन। यहां क्या हो जाएगा? 4 एल्किल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि यहां पे एल्किल समूह कौन जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, या फिर कोई और समूह जुड़ा है। उसके बाद इसमें एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी। तो ये आपका कौन है? क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करवा दो? एसिटिल क्लोराइड के साथ। और ये रहा एसिटिल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। यही तो है एसिटिल क्लोराइड। अभिक्रिया करवाएंगे आप इसकी तो क्या बनेगा आपके यहां पे? ये बनेगा Cl यहां पे जुड़ेगा और यहां से Cl और यहां से कौन? H, HCl बाहर निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ेगा। C डबल बॉन्ड O और CH3। ध्यान से, यहां से कौन? H और यहां से कौन? Cl। HCl बाहर निकला और यहां पे C डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ेगा। बात क्लियर है? साथ में ऐसा ही एक उत्पाद और बनेगा जो कहां पे बनेगा? पैरा पे। कहां बनेगा? Cl और ये बनेगा C डबल बॉन्ड OCH3। क्लियर है? देखो ये जो कंपाउंड है ना, जब ये Cl नहीं लगा हुआ तो इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं इसको? एसिटोफिनॉन। और ये इसके स्थिति पर, इसके सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पर है तो ये बोला जाता है ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या नाम है इसका? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। और ये क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये हो गया पैरा क्लोरो। पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप लोग? ये एक मेन प्रोडक्ट है। मतलब IUPAC ने इसको क्या कहा है? IUPAC ने नहीं, या फिर अपन ने इसको क्या माना है? एक मेन मुख्य उत्पाद माना है कि आप इस कंपाउंड को डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? एसिटोफिनॉन। बाकी इसका एक नाम और हो सकता है, वो आप कैसे लिखोगे? इसको क्या मान लो? ये मेथिल समूह है और ये कौन है? फेनिल। ये कौन है? फेनिल। और वो भी कौन सा? 2 क्लोरोफेनिल और क्या है? मेथिल। तो मेथिल 2 क्लोरोफेनिल कीटोन, ये भी इसका क्या है? नाम है, जो सामान्य नाम है। लेकिन ये क्या है? अपन ने सामान्य भी नहीं लिखे यार, ये दोनों ही प्रकार के कंपाउंड हैं, आप इनको नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कंप्लीट। ये सारा अभिक्रिया क्या है? कंप्लीट है। और उसके बाद अगली अभिक्रिया थी धातुओं के साथ। किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया। किनके साथ अभिक्रिया? धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इन अभिक्रियाओं में कौन कौन सी अभिक्रियाएं थी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले था Gr का निर्माण। Gr का निर्माण, और वो अभिक्रिया थी मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से थी कि अपन हेलोएरिन ले रहे थे, उसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवा रहे थे, तो क्या बन रहा था? ये बन रहा था MgCl, ग्रिग्नार अभिकर्मक बन रहा था। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अपन ने सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी। सोडियम के साथ यहां होता है ड्राई ईथर। ठीक है, पढ़ चुके हैं भाई, इसलिए मैं स्पीड से बता रहा हूं। सोडियम के साथ अभिक्रिया, और इसमें क्या हुआ था कि आपके पास हेलोएरिन था और उसकी अभिक्रिया आपने सोडियम के साथ करवाई, तो इसके 2 मोल थे। 2 मोल सोडियम लिए थे और यहां पे आपका
डाइफेनिल बना था। क्या बना था? डाइफेनिल। और इस अभिक्रिया का नाम था फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी थी अभिक्रिया? ये फिटिंग अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया और थी, उसे बोलते थे वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग। और जो केवल वुड्स अभिक्रिया थी वो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया थी। किसकी थी? एल्किल हैलाइड। तो वुड्स फिटिंग में क्या था? एक तो हेलोएरिन था, सोडियम के साथ अभिक्रिया थी, और एल्किल क्लोराइड था या एल्किल हैलाइड था, और यहां पे बन रहा था एल्किल बेंजीन का निर्माण हो रहा था। यह अभिक्रिया कौन सी है आपके यहां पे? ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉली हैलोजन यौगिक। क्या पढ़ते हैं? पॉली हैलोजन यौगिक। ठीक है। पॉली हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं? कि वे हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या अधिक मात्रा में हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वे हैलोजन यौगिक जिनमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। आपके क्या कहलाते हैं? पॉली हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे एक से अधिक के रूप में क्या हो सकता है? एक से अधिक के रूप में हो सकता है जैसे CH2Cl2 कोई कंपाउंड हो सकता है, ये हो सकता है CHCl3, ये हो सकता है CHBr3, ये हो सकता है CHI3, ये हो सकता है CCl4। क्या हो सकता है? CCl4। यहां पे हो सकता है DDT। ये महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिनको हमें पढ़ना है। यह है डाइक्लोरोमेथेन, इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, इसे ब्रोमोफॉर्म, इसको आयोडोफॉर्म, और इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और यह है DDT। जानते हो DDT का पूरा नाम क्या होता है? पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या नाम होता है DDT का? पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारी अभिक्रिया एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो, पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है। बेसिकली इनके उपयोग हैं, अपन किताब से पढ़ लेंगे या फिर इसके लिए कल पढ़ लेंगे। ठीक है।